हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज हिस्ट्रिया 7500 बुक का जो है 8वां सेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले 7 सेट का डिस्कस कर चुका हूँ जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है। यूट्यूब का चैनल का जो मेरा नाम है वर्दी का सपना है। दोस्तों यदि आप लोग 7 वीडियो का डिस्कस नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर ज़रूर देखें। ये आपको आगामी परीक्षा जितने भी होने वाले हैं बिहार में वो सभी में आपको महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए आज 8वां सेट डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लार का पीएच कितना होता है। तो लार का पीएच जो 6.5 होता है। अब पीएच के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों कि पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो पीएच का खोज जो किया था, पीएच का खोज जो है 1909 में जो है सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब पीएच स्केल समझ लेते हैं। पीएच स्केल जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है दोस्तों। और जिसका पीएच 7 के बराबर होगा वो होगा उदासीन। वो उदासीन होगा। और 7 से कम होगा तो वो हो जाएंगे अम्लीय। और 7 से अधिक होंगे तो वो हो जाएंगे क्षारीय। वो क्षारीय हो जाएंगे। अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। उदासीन कहने का मतलब है जैसे कि जल का पीएच मान 7 होता है तो ये उदासीन हो गया दोस्तों। और अम्लीय का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हो गया लार का पीएच मान 6.5, ये अम्लीय हो जाएगा। जैसे नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 के बीच होता है। और आप एग्जांपल ले सकते हैं दूध भी जो अम्लीय होता है जिसका पीएच मान होता है 6.4। अब आइए कुछ क्षारीय पीएच मान देख लेते हैं। जैसे कि ब्लड का पीएच मान आप ले सकते हैं। ब्लड का पीएच मान जो है 7.4 होता है, ये हो जाएंगे क्षारीय। तो ये थे पीएच स्केल से जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रोगों का नाम है और किस जीवाणु के कारण होता है उसको मिलाना है दोस्तों। तो आइए पहले मिला लेते हैं। पहला पढ़िए इसको। टीबी क्षय रोग किसके कारण होता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बी का 4 देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो मार के निकल जाएंगे। सभी ऑप्शन को मिलाना ज़रूरी नहीं होता है। यदि 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर गया तो ये प्रश्न मिलाने वाले बन जाते हैं। अब आइए एक करके देख लेते हैं। हैजा जो फैलते हैं विब्रियो कोलोरी के द्वारा होते हैं। और क्षय रोग जो होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। और निमोनिया जो फैलते हैं डिप्लोक्लोसिस निमोनिया के जीवाणु के कारण फैलते हैं। टिटनस जो फैलते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण फैलते हैं। अब जितने भी जीवाणु से होने वाले रोग हैं उनको देख लेंगे। विषाणु से होने वाले रोग को देख लेंगे। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को देख लेंगे। और कवक से होने वाले रोग को देख लेंगे। रोग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए हम उसको ट्रिक से देख लेते हैं दोस्तों। तो हम पेज का एक यूज़ करेंगे क्योंकि बुक में स्पेस उतना है नहीं। तो आइए हम पेज पर देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं जीवाणु से होने वाले रोग को। जीवाणु से होने वाले रोग देख लेते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग का जो ट्रिक है उसका ट्रिक है एगो न्यू कोट में CD टैफ है जी। जितने भी जीवाणु से होने वाले रोग होंगे इसमें सभी आ जाएंगे दोस्तों। एक एक करके देख लेते हैं। ए से हो जाएगा एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स हो जाएगा। गो से हो जाएगा गोनोरिया।
गोनेरिया, न्यू से होगा न्यूमोनिया, ख से हो जाएगा काली खांसी, और ट से हो जाएगा टाफाइड, ट से टाफाइड हो जाएगा। मे से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, सी से आप रख सकते हैं सिफिलिस, डी से आप रख सकते हैं डिप्थीरिया, टी से आप रख सकते हैं टिटनस, प से आप रख सकते हैं प्लेग, हाँ से आप रख सकते हैं हैजा, और जी से हो गया जीवाणु से होने वाले रोग। और आप याद रख सकते हैं दोस्तों टीबी, ट से आप रख सकते हैं टीबी रोग जो होते हैं इसी के कारण होते हैं। तो ये थे जीवाणु से होने वाले रोग दोस्तों। तो अब आइए देखते हैं विषाणु से होने वाले रोग जो है कौन कौन ऐसे हैं। आपको से यहाँ कुष्ठ रोग भी याद रख सकते हैं दोस्तों, से काली खांसी एवं कुष्ठ रोग भी आप याद रख सकते हैं, कुष्ठ रोग। तो ये थे जीवाणु से होने वाले रोग। अब देखते हैं कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। विषाणु से होने वाले रोग को भी जो ट्रिक से देख लेंगे। इनका ट्रिक है ये चख गई हाइपो कह के टें बोल दी, बोल दी जो है, बोल जो है साइलेंट है दोस्तों। अब आइए ए से देख लेते हैं कौन कौन से रोग होते हैं। एड्स जो है विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। च से आप रख सकते हैं चेचक जो है विषाणु जनित रोग है। ख से आप खसरा रोग याद रख सकते हैं। और गो से जो है गल सुआ रख सकते हैं, गल सुआ। ई से जो है आप इन्फ्लुएंजा रख सकते हैं दोस्तों, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ह से आप रख सकते हैं दोस्तों हर्पिस। और प से आप रख सकते हैं पोलियो। और क से रख सकते हैं कंजक्टिवाइरस, कंजक्टिवाइटी रख सकते हैं। और टे से आप याद रख सकते हैं दोस्तों, टे से याद रख सकते हैं आप टे से हो जाएगा टे से, अभी तो दिमाग में याद नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। और टे से आप क से देख लीजिए तो क से कंजक्टिवाइटी, और क से जो कैंसर याद रख सकते हैं कैंसर। और हो से जो है ना हाइड्रोफोबिया याद रख सकते हैं, हाइड्रोफोबिया याद रख सकते हैं। ड से हो गया डेंगू, ड से डेंगू हो गया दोस्तों। और आप याद रख सकते हैं गलसू हो गया, हर्पिस हो गया। इन्फ्लुएंजा में जो है 2 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे एक हो जाएगा H1N1, H1N1 को जो है स्वाइन फ्लू कहेंगे दोस्तों, स्वाइन फ्लू कहेंगे। एक होता है H1F5, H1H5 जो होगा H5 और H5N1 को जो है ब्लड फ्लू कहेंगे दोस्तों, ब्लड फ्लू कहेंगे। तो ये था वायरस से होने वाले रोग। अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं कवक से होने वाले रोग को। कवक द्वारा होने वाले रोग को ट्रिक से देख लेते हैं दोस्तों। कवक से आप ट्रिक देख सकते हैं। एक दाद खाग,
ए से आप याद रख सकते हैं एथलीट फुट, एथलीट फुट। द से आप रख सकते हैं दाद, द से आप दम्मा रख सकते हैं। ख से जो है खुजली याद रख सकते हैं, खुजली। और गो से जो है गंजापन, गंजापन। तो ये था कवक द्वारा होने वाले रोग। अब प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग को देख लेते हैं दोस्तों। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग को जो ट्रिक से देख लेते हैं, इनका ट्रिक क्या होगा। तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग को जो है ट्रिक देखते हैं। पापा काम पे सोते हैं, तो प से आप याद रख सकते हैं पायरिया। और क से रख सकते हैं कालाजार। म से याद रख सकते हैं आप मलेरिया। और प से आप रख सकते हैं पेचिस। और सो से रख सकते हैं आप सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, जिसे निद्रा रोग भी कहते हैं दोस्तों, निद्रा रोग कहते हैं। तो ये था जीवाणु और विषाणु और कवक और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जो हमने ट्रिक से आपको बताया। तो अब आइए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है राज्य दे दिए हैं और उनके पहाड़ियों को मिलान करना है दोस्तों। तो गारो जो है मेघालय में हो जाएगा, मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों, और पंचमलाई जो तमिलनाडु में हो जाएगा, डालमा जो झारखंड में हो जाएगा। ये तो सीधा नहीं, आप मिला करें 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन 1 हो गया दोस्तों। अब आइए मेघालय में कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं उनको देख लेते हैं। मेघालय में जो है गारो, खासी और एक जयंतिया, ये सभी जो है मेघालय में स्थित पहाड़ी है। और तमिलनाडु में जान लेते हैं दोस्तों कौन कौन है। जवादी, शिवराय और पंचमलाई, ये सभी जो है तमिलनाडु की जो पहाड़ियाँ हैं। और आप रख सकते हैं याद, एक नीलगिरी भी जो है तमिलनाडु में ही दोस्तों, नीलगिरी जो है तमिलनाडु में ही है। और आप याद रख सकते हैं एक है अन्नामलाई, मलाई जो पहाड़ियाँ जो है ये भी तमिलनाडु में ही स्थित पहाड़ियाँ दोस्तों। और पालनी भी जो है तमिलनाडु में जो स्थित पहाड़ियाँ दोस्तों। और तो ये था तमिलनाडु में जो जितने भी पहाड़ियाँ थे उनको देख लिए। अब अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। तो डाफला अबोर, मिसमी और मिरी, ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। और आइए देख लेते हैं झारखंड में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो झारखंड में पहाड़ियाँ देख लेते हैं। झारखंड में देख सकते हैं आप डालमा हो गया, पारसनाथ हो गया। तो झारखंड का पहाड़ियाँ देख लेते हैं। डालमा झारखंड में हो गया, और पारसनाथ झारखंड की पहाड़ियाँ हैं। और राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सभी जो है झारखंड की पहाड़ियाँ। आप झारखंड में छोटा नागपुर की पठार याद रख सकते, छोटा नागपुर का पठार भी जो है झारखंड के ही क्षेत्रों में जो पाया जाता है। तो झारखंड के जो भी पहाड़ियाँ थे हमने डिस्कस कर लिया। तो अब आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरा, अगला प्रश्न है बांध दिया गया और नदी दिया गया, मिलान करना है। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी के किनारे है, तो बी का 1। अब ऑप्शन में देखिए बी का 1 कहाँ है दोस्तों। तो बी का ऑप्शन 1 जो है एक ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, डी में। तो मार के निकल जाएंगे, सभी को मिलाना जरूरी नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ डी का, बी में जो है डी का 1। अब मिला लीजिए, बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं दोस्तों, आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। अब दुलहस्ती जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। तो 1 का 2, उकाई जो है
ताप्ती नदी के किनारे 3 और तवा जो है तवा नदी के किनारे है, तो 2 1 3 4 2 1 3 4 मिलान हो गया। अब आइए दूल्हस्ती चंबल पर जो कौन कौन से और बांधे उनको देख लेते हैं, ट्रिक से देख लेते हैं दोस्तों। दूल्हस्ती, तो दूल्हा के बगल में साली आप ऐसे रख सकते हैं, याद है, दूल्हा के बगल में साली, आप ऐसे इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब बताते हैं, दूल्हा से हो गया दूल्हस्ती, और बगल से बगली हार, बगली हार, और साली से हो गया, साली से हो गया दूल्हा से दूल्हस्ती, और बगली हार सलाल परियोजना, हाँ सलाल परियोजना, और दूल्हा से दूल्हस्ती तो हो ही गया, दूल्हस्ती तो हो ही गया। तो ये थे चिनाब पर जो है प्रमुख बांध। अब देख लेते हैं और भी जो महत्वपूर्ण बांध है उनको देख लेते हैं। झेलम पर देख लेते हैं, झेलम पर कौन कौन से बांध है, झेलम नदी पर कौन कौन से बांध है। झेलम पर जो उरी जो है झेलम नदी पर ही है, और आप याद रख सकते हैं किशन गंगा भी जो है झेलम नदी पर ही है। और आप याद रख सकते हैं तुलबुल परियोजना जो है, ये सभी जो है झेलम नदी पर ही है। और नर्मदा पर जो फेमस है उसको देख लेते हैं। नर्मदा पर जो फेमस नदी है दोस्तों, बांध है, तो नर्मदा पर जो फेमस बांध है वो धौलाधार परियोजना, धौलाधार परियोजना। और एक हो जाएगा दुग्धधारा परियोजना। ये सभी जो है नर्मदा नदी पर है। यही पूछेगा कि दुग्ध सागर कहाँ है स्थित है, दुग्ध सागर, तो ये हो जाएगा दोस्तों गोवा के मांडवी नदी पर। और चंबल पर और याद रख सकते हैं केन एवं बेतवा परियोजना, जो केन बेतवा परियोजना ये भी जो है चंबल नदी पर ही है। और आप याद रख सकते हैं कि अलमाटी बांध जो है, अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है दोस्तों, अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बांध जो हमने डिस्कस किया। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान की व्यवस्था से संबंधित जो है सभी विवादों सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। ये अधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय के जो है किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब आइए जो दोस्तों कॉपी में देख लेते हैं कि कौन से क्षेत्राधिकार किसके लिए जो है और किस अनुच्छेद में है। तो कॉपी का सहारा लेते हैं दोस्तों, कॉपी पर नोट करेंगे। आइए जानते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, और दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, और तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, और चौथा जो है वो मेरा है पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार। जानते हैं कि क्या है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है किसे कहेंगे, जिनकी सुनवाई जो है सीधे न्यायालय में हो, जिनकी सुनवाई डायरेक्ट न्यायालय में हो, डायरेक्ट न्यायालय में हो, उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहेंगे। यदि पूछेगा कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की चर्चा जो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद मेरा हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 131 में जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की चर्चा है। और आप समझते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार जो निचली अदालतों के जो है फैसले के खिलाफ जो सुनवाई जो करता है उसे ही जो अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। निचली अदालतों के खिलाफ, जो फैसला की सुनवाई करता है उसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। और यदि पूछे कि अपीलीय क्षेत्राधिकार की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 132 से लेकर 129 तक है, इनका जिक्र मिलता है। आप यहाँ रख सकते हैं याद, आर्टिकल 132 में जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार की चर्चा है। परामर्शदात्री क्या है दोस्तों, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार क्या है,
न्यायालय जो है सरकार को कानूनी सलाह जो देगा उसे ही जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कहेंगे। न्यायालय सरकार को कानूनी सलाह देंगे, वही जो है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। पूछेगा कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की चर्चा जो है किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल हो जाएगा दोस्तों 143 में जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की चर्चा है। और पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार जो है निचली अदालत पर जो नज़र रखता है उसे जो पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार कहते हैं दोस्तों। निचली अदालतों पर नज़र रखता है उसे ही पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। अगर पर्यवेक्षीय अधिकार की जो चर्चा पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल मेरा हो जाएगा 227। एक और है दोस्तों, अभी लिखिए न्यायालय की चर्चा। अभी लिखिए न्यायालय की चर्चा पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 129 में जो अभी लिखिए न्यायालय की चर्चा हो जाएगा दोस्तों। तो ये था कुछ क्षेत्राधिकार जो हमने डिस्कस किया। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नाबार्ड के बारे में चर्चा है। तो नाबार्ड का ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं। नाबार्ड देश में जो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो वित्त उपलब्ध कराने में जो शीर्ष संस्था है, बिल्कुल सही बात है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, ये भी सही है दोस्तों। अब समझ लेते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी और कब हुआ, इनका गठन क्यों किया गया था। तो नाबार्ड की स्थापना की बात करेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 12 जुलाई 1982 में जो है इनका गठन किया गया था। इनका जो गठन करने का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण में जो कृषि और किसानों को जो है ऋण उपलब्ध कराना, इसलिए जो है इनका नाबार्ड की जो स्थापना किया गया था। और नाबार्ड की जो स्थापना किया गया था दोस्तों, ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इनका गठन किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछेगा तो 1980 से 1985 हो जाएगा दोस्तों। और पूछेगा कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं हम, ऊपर पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ हट जाएगा दोस्तों। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये नाबार्ड का फुल फॉर्म कभी पूछ लेता है दोस्तों। और पूछेगा किस समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। समिति जो था वो था शिवरमन समिति दोस्तों, शिवरमन समिति। और एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि सेबी का गठन जो है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं दोस्तों, लिख देते हैं सेबी का गठन जो है कब किया गया था। एक्ट था 1988, गठन किया गया था 1990 में। और ये जो सेबी का जो गठन किया गया था ये नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर किया गया था। यहाँ लिख देते हैं नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर जो है सेबी का गठन किया गया था। और सेबी का मुख्यालय जो है, इनका भी मुख्यालय जो सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में ही दोस्तों। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम कहने का मतलब हुआ, ये प्रश्न जो है दोस्तों दरोगा में आया था। इनका फुल फॉर्म पूछा था SEZ, इसका हुआ शॉर्ट। और इसका फुल फॉर्म पूछा था, इसका फुल फॉर्म होता है SP, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये दोस्तों हमारे दरोगा एग्जाम 1799 पोस्ट में पूछा था, हमारे शिफ्ट में 21 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में। तो पूछा है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो किस वर्ष लागू किया था। 2005 में किया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहने का मतलब हुआ इस सरकार जो है इनको जो है बढ़ावा देते हैं और इसको कुछ विशेष अधिकार देते हैं व्यापार वगैरह करने के लिए। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र में जो आएंगे कचकरण जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्षेत्र में ही आएंगे दोस्तों।
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार इनको जो है सहानुभूति देता है, अप्रिशिएट करता है दोस्तों। तो आइए अब 8वां प्रश्न क्या है मेरा दोस्तों। 8वां प्रश्न है, समान ताप तथा दाब पर जो सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों एवोगाड्रो का नियम। समान आयतन और समान दाब बोले तो और संख्याओं का समान होगा तो ये एवोगाड्रो का नियम होगा। अब चारों नियम को समझ लेते हैं दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एवोगाड्रो का नियम, बॉयल का नियम, गैलोसे का नियम, चार्ल्स का नियम, इन चारों में देख लेते हैं कि इन चारों का सिद्धांत क्या कहता है। ये सभी जितने भी हैं ये गैसों का सभी नियम है दोस्तों। तो कॉपी में देख लेते हैं दोस्तों। आइए मैप के थ्रू इसको देखते हैं दोस्तों। पहले आपको एक त्रिभुज बना लेना है दोस्तों। पहले एक आपको त्रिभुज बना लेना है और आपको जो है पी भी टी दे देना है पहले दोस्तों। पी भी टी दे देना है दोस्तों। पी से हुआ प्रेशर, बी से हुआ वॉल्यूम, टी से हुआ टेम्परेचर, दाब, आयतन और ताप। अब यहाँ से आपको बी सी जी बैठा देना है दोस्तों। बी से हुआ बॉयल का नियम, सी से हुआ चार्ल्स का नियम, जी से हुआ गैलोसे का नियम। अब इन सभी में देख लेते हैं कि कौन सा नियम किन के बीच संबंध स्थापित करता है और किस नियम में जो है कौन सा जो है ताप जो है स्थिर रहता है या दाब स्थिर रहता है या टेम्परेचर स्थिर या आयतन स्थिर रहता है, ये सब देख लेंगे दोस्तों। तो आपको जो है चार्ल्स को जो है ना मिलाना है प्रेशर से, ठीक है, और बॉयल को मिलाना है आपको टेम्परेचर से, और गैलोसे को मिलाना है आपको वॉल्यूम से। मिलान करना है दोस्तों। वो जो हम मिलान किए ये बता रहा है कि ये जो है इस नियम में जो है ये चीज़ स्थिर रहेंगे यानी कांस्टेंट रहेंगे दोस्तों। कांस्टेंट रहेंगे, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेंगे, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट रहेंगे मतलब स्थिर रहेंगे दोस्तों। जैसे पूछ देगा कि चार्ल्स के नियम में जो है क्या स्थिर रहता है, तो चार्ल्स के नियम में जो है पी से यानी दाब, प्रेशर जो है स्थिर रहता है। पूछेगा कि बॉयल के नियम में जो है क्या स्थिर रहता है, तो बॉयल के नियम में जो है टेम्परेचर स्थिर रहता है। चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर रहता है, तो दाब। पूछेगा गैलोसे के नियम में जो क्या स्थिर रहता है, तो वॉल्यूम। अब इन तीनों के बीच जो संबंध देख लेते हैं दोस्तों। तो चार्ल्स के बीच जो संबंध होता है दोस्तों वो प्रेशर के समान अनुपाती होता है टेम्परेचर, ये चार्ल्स का नियम कहता है। और गैलोसे का नियम कहता है, गैलोसे का नियम कहता है दोस्तों कि गैलोसे का नियम कहता है, प्रेशर हो गया और गैलोसे का नियम प्रेशर टेम्परेचर, हाँ गैलोसे का नियम भी जो यही कहता है कि प्रेशर समानुपाती होते हैं टेम्परेचर के। और बॉयल का नियम कहता है कि जो है वॉल्यूम के समानुपाती, वॉल्यूम के जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं प्रेशर। तो ये बॉयल के जो है नियम कहते हैं। और चार्ल्स के नियम कहते हैं चार्ल्स के नियम कहते हैं कि दाब जो है समानुपाती होते हैं टेम्परेचर के। और गैलोसे का भी नियम कहते हैं दाब के समानुपाती होंगे टेम्परेचर। आप एक चीज़ गौर किए होंगे दोस्तों कि जहाँ भी ताप रहेगा वहाँ जो है सीधा संबंध स्थापित होगा दोस्तों। जहाँ भी ताप होगा वहाँ सीधा संबंध स्थापित होगा। इनके कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा दोस्तों। दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा गैलोसे में। और चार्ल्स में भी यही नियम है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा दोस्तों। और गैलोसे में कहता है कि यदि आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा दोस्तों, यदि दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। तो ये थे इन तीनों का जो है नियम। अब देखते हैं कि चार्ल्स का नियम किन के बीच संबंध स्थापित करता है, तो आयतन और ताप के बीच जो है संबंध कौन दिखाता है, तो चार्ल्स का नियम। दोस्तों यहाँ देखिए इसका संबंध बोलेगा कि ताप और आयतन के बीच संबंध कौन दिखाता है, तो चार्ल्स का नियम। बोलेगा कि दाब और ताप के बीच कौन सा नियम बताता है, तो गैलोसे हो जाएगा। पूछेगा दाब और आयतन के बीच कौन संबंध स्थापित करता है, तो वो बॉयल का नियम होगा। तो ये तीनों नियम थे दोस्तों जो हमने आपको समझाया। और एक दोस्तों होता है आदर्श गैस का नियम। आदर्श गैस का नियम,
आदर्श गैस का नियम ये कहता है दोस्तों कि पी वी बराबर एन आर टी। पी से हो गया प्रेशर यानी दाब, बी से हो गया आयतन, एन हो गया मोलों की संख्या दोस्तों, मोलों की संख्या, आर हो गया स्थिरांक, टी हो गया टेम्परेचर यानी ताप को बताएंगे दोस्तों। ये होता है आदर्श गैस का नियम, पी वी बराबर जो एन आर टी। और एक प्रश्न बताया कि परम शून्य ताप क्या है दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं परम शून्य ताप, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों। और केल्विन में पूछे तो 0 डिग्री केल्विन को ही परम शून्य ताप कहते हैं। इससे और अधिक गर्म आप नहीं कर सकते हैं। तो ये था कुछ एग्जाम्पल गैसों के एग्जाम्पल के जो सिद्धांत थे, हमने प्रयास किया कि आपको अच्छी तरीक़ों से जो है आपको समझा दूं। और एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि एवोगाड्रो का मान कितना होता है, यहाँ लिख देते हैं। एवोगाड्रो का मान जो होता है, एवोगाड्रो का जो मान होता है 6.023 गुना 10 पर 6.022 गुना 10 पर पावर जो है 23 होता है दोस्तों। और एक अणुभार जो होता है 22.4 लीटर होता है दोस्तों। एवोगाड्रो का मान यही था 6.022 गुना 10 पर पावर 23। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के दौरान जो किस तिथि को जो बंगाल शोक दिवस के रूप में जो मनाया गया था। तो यहाँ ऑप्शन जो है रॉन्ग है दोस्तों, ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए। अगस्त की जगह अक्टूबर कर दीजिए दोस्तों। तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन के दौरान ही जो है बंगाल में जो शोक दिवस के रूप में जो मनाया गया था। और बंगाल विभाजन से जो और प्रश्न बनते दोस्तों उनको देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन करने का रीज़न क्या था, बंगाल विभाजन क्यों किया गया था। कारण जान लेते हैं बंगाल विभाजन करने का जो है रीज़न। क्योंकि यहाँ बोला गया था ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश शासक के द्वारा की प्रशासनिक सुविधाओं का कारण बताया था दोस्तों, प्रशासनिक सुविधाओं का कारण बताया था। परंतु ब्रिटिश शासक का मकसद ये था दोस्तों, मकसद इनका ये था कि बंगाल में जो राष्ट्रवादियों का उदय हो रहा था, राष्ट्रवादियों का जो उदय हो रहा था उनको जो है कम करना था, इनका ये मकसद था। और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच जो है लड़ाई के दौरान इनको जो है रखना चाहता था आपस में। तो ये था बंगाल विभाजन करने का रीज़न। अब जानते हैं कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा कब किया गया था दोस्तों। बंगाल विभाजन की घोषणा, प्रश्न यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं। विभाजन की घोषणा दोस्तों जो है ये किया गया था 19 जुलाई 1905 को जो है। बिहार पुलिस में अगली बार पूछा गया था ये प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था। तो 19 जुलाई 1905 को। और पूछेगा कि बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया। बंगाल विभाजन को लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और प्रश्न पूछेगा कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन थे। इनका जो टाइम पीरियड रहा था 1899 से जो 1905 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। अब प्रश्न बनता है कि बंगाल विभाजन को जो है बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द जो किया था दोस्तों, रद्द जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। हार्डिंग द्वितीय ने किया था 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान। दिल्ली दरबार जो हुआ था दोस्तों, दिल्ली दरबार जो हुआ था जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी जो है मेरी के आगमन के कारण जो दिल्ली दरबार जो लाया गया था। दिल्ली दरबार जो लाया गया था पंचम का भारत आगमन एवं मेरी उनकी पत्नी जो थी उनके आगमन पर जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और उसी समय जो है कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली को हस्तांतरित किया गया था 1911 में ही दोस्तों। ये प्रश्न जो है बीपीएससी में भी पूछा गया था 17वीं बीपीएससी में कि कलकत्ता से हस्तांतरित जो है दिल्ली राजधानी कब किया गया था। तो 1911 में ही किया गया था दोस्तों। और पूछेगा कि राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली को जो बनाया गया था तो वो 1931 में बनाया गया था दोस्तों, 1931 में। यहाँ स्पेस नहीं हम बोल दिए। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है की स्थापना भारत सरकार द्वारा जो है
किस वर्ष किया गया था? तो ये 2010 में किया गया था। इनका जो उद्देश्य था पर्यावरण पर्यावरण का संरक्षण एवं प्रदूषण को कम करना था दोस्तों। प्रदूषण को कम करना था, इसी के उद्देश्य से जो है एनजीटी का गठन किया गया था। और एनजीटी का जो गठन किया गया था वो हमें आर्टिकल 21 के तहत गठन किया गया था, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी यानी प्राण एवं दैहिक जीने स्वतंत्रता हमको जो आर्टिकल 21 देता है, क्योंकि प्रदूषण हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए इस आर्टिकल 21 के तहत ही जो इनका गठन किया गया था। तो अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्रिप्स मिशन जो आया था दोस्तों 24 मार्च 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन में जो 3 सदस्य थे उनका ट्रिक है KAL, के से जो स्टॉप एट क्रिप्स हो जाएगा, क्रिप्स हो जाएगा दोस्तों। और एक हो जाएगा कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ से प्रश्न पूछता है क्रिप्स मिशन में जो है कौन सदस्य नहीं थे, और एल से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस दोस्तों, पैथिक लॉरेंस। ये सभी जो है क्रिप्स के जो है सदस्य थे दोस्तों। और पूछेगा कि क्रिप्स मिशन जो है भारत में जो लाया गया था, क्यों लाया गया था? तो क्रिप्स मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों कि एक तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना करना था। तो ये था प्रश्न दोस्तों क्रिप्स मिशन से संबंधित। और एक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है क्रिप्स मिशन के दौरान ही रखा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो उसकी माप है वो जड़त्व का माप है दोस्तों। अब समझ लेते हैं कि जड़त्व का नियम को ही जो है, जड़त्व के जो प्रथम नियम को जो जड़त्व के नियम को जो है जड़त्व को दिया था गैलीलियो ने दिया था दोस्तों। जड़त्व को जो है गैलीलियो ने ही दिया था। और जड़त्व के कारण ही जो है कोई व्यक्ति जब चल रहे ट्रेन में जब वो बैठे हुए रहते हैं, जब ब्रेक मारते हैं तो व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाता है। वो उनका जो कमर से जो नीचे जो रहता है वो जड़त्व विराम में ही रहता है। इसी कारण वह जो है ब्रेक मारने पर जो है आगे की ओर व्यक्ति झुक जाते हैं। वो जड़त्व विराम के कारण ही जड़त्व न्यूटन के जो प्रथम नियम को ही जो जड़त्व का नियम कहते हैं दोस्तों। तो ये था। प्रणोद एक प्रकार का जो धक्का देने वाले बल है, धक्का देने वाले जो है बल है दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण जो तारतम्य जो किस पर निर्भर करता है? तारतम्य जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों। अब समझते हैं कि गुणता, आयाम और तीव्रता क्या है। तो आवृत्ति के कारण ही जो है महिलाओं की जो आवाज़ सुरीली पुरुष के तुलना में जो उसमें आवृत्ति अधिक होती है। महिलाओं में आवृत्ति अधिक होती है पुरुष के तुलना में जो है, और पुरुष का जो कम होता है। इसीलिए पुरुष का आवाज़ जो है थोड़ा मोटा होता है, और महिलाओं में जो आवृत्ति अधिक होने के कारण ही जो है उनकी आवाज़ जो सुरीली होती है। अब आयाम समझते हैं क्या है। आयाम जो है प्रबलता पर जो है निर्भर करता है दोस्तों, प्रबलता पर निर्भर करता है। अब आयाम समझते हैं कि आयाम क्या है दोस्तों। तो आयाम जो है आवाज़ को जो है कितना तेज़ बोला गया है, कितना धीमी बोला गया है, वो आयाम ही डिसाइड करता है। आवाज़ तेज़ या कम, जैसे कि आप फुसफुसाएँ तो वो आयाम डिसाइड किया, और आप ज़ोर से चिल्लाएँ वो भी जो है आयाम ही डिसाइड किया। आप समझते हैं गुणता क्या है। गुणता जो आवाज़ को जो डिफाइन करने में मददगार होते हैं दोस्तों, कि कौन सा आवाज़ जो है कौन व्यक्ति कर रहा है। जैसे अभी आप मान लीजिए कि एग्जांपल के थ्रू लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं और आपके जो पापा दूर से ही बुलाते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि ये मेरे पापा की आवाज़ है। तो आप कैसे डिफाइन किए? वो गुणता के कारण ही डिफाइन किए कि ये आवाज़ जो मेरे पापा का है। तो अलग अलग आवाज़ों को, जैसे सितार जो बजते हैं, सितार एवं गिटार में जो आवाज़ें डिफरेंट होती है तो वो गुणता ही बताते हैं दोस्तों। अब समझते हैं कि गुणता तो बता ही दिए दोस्तों। तीव्रता मतलब कितना ज़ोर से कोई व्यक्ति बोला, ये डिसाइड करता है दोस्तों आवाज़ कहाँ तक गया।
और आवाज़ कम जो सुनाई दिया वो तीव्रता ये डिसाइड करते हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, बुक को सीधा कर लेते हैं। और आप याद रख सकते हैं कि आवृत्ति की जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है दोस्तों। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है। ध्वनि से आप याद रख सकते हैं कि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक को जो माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों, यांत्रिक तरंग को जो है यांत्रिक तरंग है ध्वनि, और इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश तरंग को जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी चलता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है और ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग को जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि जल, वायु, हवा, ये सभी जो है अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है दोस्तों। मतलब यांत्रिक तरंग का ही एग्जाम्पल है। और ध्वनि का जो मापक है वो डेसिबल में मापा जाता है दोस्तों। यहाँ लिख देते हैं डेसिबल में मापा जाता है। और ध्वनि कोई व्यक्ति को जो है कितनी देर तक सुनाई दिया, तो वह 1/10 जो है तक सुनाई देता है दोस्तों। आप इसको 0.1 भी कह सकते हैं। और ध्वनि दो व्यक्तियों के बीच जो है दूरी डिसाइड करता है, वो 17 मीटर होता है दोस्तों। दो व्यक्तियों के बीच की दूरी जो होता है सुनने में जो मदद करता है वो 17 मीटर का है दूरी रहता है। तो ये था ध्वनि से कुछ बनने वाली जो प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायु का तापमान कम होने पर जो है सापेक्ष का आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बढ़ जाएगा दोस्तों। आप इसको ऐसे समझिए कि ठंडी हवा की तुलना में जो गर्म हवा की तुलना में जो कम नमी रोकती है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन जो है किस स्थल जो खेल का मैदान मिला है। तो हड़प्पाकालीन किस स्थल से जो खेल का मैदान मिला है, तो ये हो जाएगा धोलावीरा दोस्तों। धोलावीरा से जो और प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। पहले धोलावीरा की खोज किसने किया था, ये प्रश्न पूछता है। JP जोशी ने जो इनका खोज किया था। धोलावीरा जो गुजरात में जो लूनी नदी के तट पर है। और धोलावीरा से जो प्रश्न बनते हैं कि उन्नत जल प्रबंधन कहाँ देखने को मिला था, तो यहीं से धोलावीरा से। और धोलावीरा जो है गुजरात की लूनी नदी पर है। और धोलावीरा से प्रश्न बनता है कि तीनों तरफ से जो घिरा हुआ था वो धोलावीरा ही था दोस्तों। अब आइए रोपड़ से जान लेते हैं। रोपड़ जो पंजाब में स्थित है, रावी नदी के तट पर। रोपड़ से यह प्रश्न बनता है कि मानव के साथ पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो रोपड़ से ही मिला है। रोपड़ का जो खोज किया था जो YD शर्मा ने किया था दोस्तों। रोपड़ का जो खोज किया था, इसको लिख सकते हैं आप YD शर्मा। YD शर्मा ने जो रोपड़ का खोज किया था, और रोपड़ से ही जो है मानव के पीछे करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य यहीं से मिलता है दोस्तों। और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है, और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और राखीगढ़ी की जो खोज किया था वो सूरज भान ने किया था दोस्तों। सूरज भान ने किया था। और राखीगढ़ी से जो प्रश्न बनता है, राखीगढ़ प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है कौन है, तो वो राखीगढ़ी हो जाएगा दोस्तों। कालीबंगा से आप याद रख सकते हैं कि कालीबंगा जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा से आप याद रखते हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य एवं अग्निकुंड का साक्ष्य जो है कालीबंगा से ही देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ हड़प्पाकालीन स्थल जिससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है, तो वो राखीगढ़ी हो जाएगा। और ऐसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा दोस्तों। तो आइए अब 16वां प्रश्न क्या है मेरा। 16वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के जन्म दाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे। और इनके साथ व्यक्ति थे, वो भी थे चंडी प्रसाद
भट्ट और एक महिला थी। बीपीएससी में यही प्रश्न पूछा था दोस्तों कि चिपको आंदोलन के साथ और कौन कौन जुड़े थे, तो उसमें सुंदरलाल बहुगुणा नहीं दिए थे, तो चंडी प्रसाद भट्ट थे उसमें ऑप्शन, और एक और थे गोरा देवी भी जो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। और चिपको आंदोलन जो हुआ था ये उत्तराखंड के जो है चमोली ज़िला में हुआ था। ये पेड़ों को जो है बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा इसमें लिया था दोस्तों। और ये जो घटना घटा था 1970 के दशक में, यानी कह सकते हैं 1973 में ये घटना घटा था दोस्तों। और एक इसी के समकक्ष एक आंदोलन था दोस्तों, वो था एपीको आंदोलन। एपीको आंदोलन भी जो है पेड़ों के रक्षा से ही था। एपीको आंदोलन जो पेड़ों के रक्षा से ही था। इनका जो नेता थे वो पी हेगड़े थे दोस्तों। पी हेगड़े जो एपीको आंदोलन से संबंधित था दोस्तों। आप समझ लेते कैलाश श्रृंखला से जो प्रश्न बनते हैं कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो कैलाश श्रृंखला को ही कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश श्रृंखला को ही कहते हैं दोस्तों। और रामदेव मिश्रा से आप यह याद रख सकते हैं, इनका जो है पर्यावरण में काफ़ी बहुत बड़ा योगदान था। और भारत का जो पारिस्थितिकी का जनक जो है रामदेव मिश्रा को ही कहते हैं। भारत में जो पारिस्थितिकी का जनक, यहाँ लिख देते हैं पारिस्थितिकी का जनक जो रामदेव मिश्रा को ही माना जाता है भारत में। अब अगला प्रश्न पढ़ते, मानव का हृदय जो है कितने भागों में विभाजित है, तो ये 4 भागों में दोस्तों विभाजित है। अब आइए 18वां प्रश्न पढ़ते हैं कि वर्ष 1927 की जो बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, तो अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच जो संबंध को सुधारना था दोस्तों, ये था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में जो किस विषय पर अंतर था, तो ये आत्मा में डिफरेंस है दोस्तों। जैन धर्म में आत्मा को माना गया था, तो आत्मा में डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म को माना गया था। अब आइए समझते हैं बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे दोस्तों। गौतम बुद्ध ने किए थे। अब गौतम बुद्ध से कुछ जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जो लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था, और मृत्यु पूछे तो 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। कुशीनगर में हुआ था। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। और गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ थे दोस्तों। सिद्धार्थ थे। और महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम जो वर्धमान थे। और महावीर स्वामी का जन्म जो 599 ईसा पूर्व में हुआ था, और मृत्यु जो है 527 में हुआ था। ऐसे तो बहुत सारे जो है जानकारी है दोस्तों गौतम बुद्ध और जैन धर्म से जो प्रश्न बनते हैं। फिर किसी दूसरे डिस्कस में देख लेंगे इनको दोस्तों, क्योंकि टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आइए 20वां प्रश्न पढ़ते हैं। किस सिख गुरुओं की हत्या जो मुगलों द्वारा की गई थी, तो वो दो सिख गुरु थे दोस्तों। एक अर्जुन देव थे और एक गुरु तेग बहादुर थे। अर्जुन देव की जो हत्या जो जहांगीर ने करवाई थी दोस्तों, जहांगीर का करवाई थी, क्योंकि जहांगीर के जो पुत्र थे खुसरो, उनको जो संरक्षण दिए थे गुरु अर्जुन देव ने। और तेग बहादुर की जो हत्या जो औरंगजेब ने करवाया था दोस्तों, औरंगजेब ने जो है इनकी हत्या करवाई थी। एक नज़र में अब देख लेते हैं दोस्तों कि जो 10 गुरु हुए थे उनका क्रम काफ़ी बार पूछ लेता है, और उनकी जो है उनकी जो है इतिहास में जो है महत्व है उससे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, या कॉपी में ही देख लेते हैं दोस्तों 10 सिख गुरु को। तो आइए एक नज़र में जो सिख गुरु को देख लेते हैं दोस्तों। पहला सिख गुरु पूछेगा तो गुरु अंगद हो जाएगा दोस्तों। गुरु अंगद हो जाएगा। पहला सिख गुरु पूछेगा तो गुरु नानक हो जाएगा दोस्तों। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुरु नानक हो जाएगा। दूसरा पूछेगा तो अंगद हो जाएंगे दूसरा अंगद हो जाएंगे दोस्तों। और तीसरा पूछेगा तो ये अमरदास हो जाएंगे। अमरदास तीसरा हो जाएंगे। चौथा पूछेगा तो रामदास हो जाएंगे। रामदास हो जाएंगे। पाँचवा पूछेगा तो अर्जुन देव हो जाएंगे। अर्जुन देव हो जाएंगे। छठा पूछेगा तो हरगोविंद हो जाएंगे। हरगोविंद हो जाएंगे। सातवां पूछेगा तो हर राय हो जाएंगे। आठवां पूछेगा हर किशन हो जाएंगे। और नौवां पूछेगा तो तेग बहादुर हो जाएंगे।
तेग बहादुर हो जाएंगे, और 10वां हो जाएंगे गोविंद सिंह। एक बार रिपीट कर लेते दोस्तों ताकि आपको याद रहे। अगर पहला पूछेगा कि पहला सिख गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। दूसरा पूछेगा तो गुरु अंगद हो जाएंगे। तीसरा अमरदास हो जाएंगे। चौथा रामदास हो जाएंगे। पाँचवां गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। छठा हरगोविंद हो जाएंगे। सातवां हरराय हो जाएंगे। और आठवां हरकिशन। नौवां तेग बहादुर और 10वां जो है गोविंद सिंह। अब इनकी जो महत्वपूर्ण इतिहास में इनकी क्या भी रहा है उनको देख लेते हैं। जैसे सिख धर्म की स्थापना पूछेगा तो गुरु नानक ने किया था दोस्तों। सिख धर्म की स्थापना, इस समानता और एकता की बात किया था दोस्तों। सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक ने ही किया था। और अंगद जो गुरुमुखी लिपि लिखी थी, गुरुमुखी लिपि जो है जनक अंगद को ही माना जाता है। और रामदास से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, रामदास से प्रश्न बनते हैं कि अमृतसर की स्थापना किसने किया था। अमृतसर की स्थापना किसने किया था, जो अभी पंजाब वर्तमान पंजाब में है दोस्तों, रामदास ने किया था। और अर्जुन देव से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, अर्जुन देव से प्रश्न बनते हैं कि हर मंदिर जो वर्तमान में अभी अमृतसर है उसका निर्माण जो किसने करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं दोस्तों, स्वर्ण मंदिर। अब और जो इसका विशेषता है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का, उनका विशेषता है कि खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की जो स्थापना 1599 में किया था। और इसका एक विशेषता है गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसे तो गुरु ग्रंथ साहिब की जो संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने किया था, लेकिन ज़्यादातर जो विस्तार हुआ था गुरु ग्रंथ गोविंद सिंह के दौरान दोस्तों। यदि पूछे कि गुरु नानक का जन्म जो है कब हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में हुआ था दोस्तों। मृत्यु जो है 1538 में हुआ था। तो ये था सिख धर्मों से जो है संबंधित जितने भी सिख गुरु थे उनको देख लिए। अब आइए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये राजगीर में दिया था। सारनाथ से आप याद रख सकते हैं कि बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में ही दिया था। पाटलिपुत्र में आप याद रख सकते हैं कि जैन संगीति भी 2 गो हुआ था दोस्तों। जैन संगीति जो है 2 गो हुआ था। जो दूसरी जैन संगीति हुआ था दोस्तों, पहली जैन संगीति जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था, और दूसरी जैन संगीति जो हुआ था वो वल्लभी के जो है गुजरात में हुआ था दोस्तों। अब वैशाली से आप याद रख सकते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में ही हुआ था। कुंडग्राम जो वैशाली में पड़ता है। और बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों, 4 जो बौद्ध संगीति हुआ था उसको भी आप याद रख सकते हैं कि पहला जो हुआ था राजगीर में, दूसरा जो वैशाली में, तीसरा जो पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इनका डिस्कस पहले भी वीडियो में मैं कर ही चुका हूं दोस्तों, कई बार इनका जो डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक तरंग जो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग जो है, यांत्रिक तरंग को जो माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों, माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग जैसे कि माध्यम में आवश्यकता कहने का मतलब जैसे जल, वायु में जो तरंगें चलती है वो यांत्रिक तरंगें ही हैं दोस्तों। अब रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग और एक्स तरंग, ये सभी जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंग है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है टोटल 7 है दोस्तों। एक्स तरंगे हो गया, प्रकाश तरंगे हो गया, रेडियो तरंगे हो गया, और माइक्रोवेव हो गया, और दृश्य तरंगे जो ये भी जो है ये सभी जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लघु तरंगे हैं और अवरक्त किरणें जो ये सभी जो है ये सभी जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो 7 है दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में जो किस गैस का रिसा हुआ था। ये जो घटना घटा था दोस्तों 2 से 3 दिसंबर 1984 में ये घटना घटा था। और ये जो कंपनी था दोस्तों यूनियन कार्बाइड कंपनी था, यूनियन कार्बाइड कंपनी था दोस्तों। और भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था वो था मिथाइल आइसोसानाइड
कार्बन मोनोऑक्साइड आप रख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को तो हम घोटू गैस कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग जो है विस्फोटक बनाने में जो है किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थों को बनाने में जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग, सॉरी दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड के नहीं बल्कि अमोनियम क्लोर नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है इसको जो है लाफिंग गैस कहते हैं दोस्तों। नाइट्रिक ऑक्साइड को जो लाफिंग गैस कहते हैं। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति पर सही कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, ये ध्यान देना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 के तहत होता है, इनकी चर्चा से ये बात सही है। राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान के, बहुत सारे आवाज़ आ रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं। इसीलिए जो है दिन में वीडियो शूट नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि दिन में जो है काफ़ी आवाज़ें आती रहती है, क्योंकि लॉज में रहते हैं ना। ऐसे रात में वीडियो शूट करते हैं तो रात में पूरा शांत रहता है। तो आइए अगला प्रश्न क्या था। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 में दी गई, ये कथन सही है। राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर जो उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है, ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली जो एक अधिनायक प्रक्रिया, ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव जो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं दोस्तों, महाभियोग का जो प्रस्ताव कोई भी सदन में हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई सदन में लाया जा सकता है। और महाभियोग प्रस्ताव जो लाया जाता है उसको जो पास कराने के लिए जो एक चौथाई का सदस्य का होना जरूरी होता है दोस्तों। एक चौथाई का सदस्य का जो है समर्थन होना जरूरी होता है। इसके बाद जब लोकसभा द्वारा जो पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा के द्वारा 2/3 से जो इसको पास कर दिया जाएगा, तो ही राष्ट्रपति को जो हटाया जा सकता है। अब यदि आप राष्ट्रपति से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं दोस्तों। ऐसे टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आइए कुछ देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, उसका ट्रिक है दोस्तों। यहाँ दिख रहा है ना, पकानी कोका दुयो दसम। हम बहुत शॉर्ट में निकलेंगे दोस्तों। आपको देना है 52 से स्टार्ट करना, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। बहुत शॉर्ट में निकलेंगे दोस्तों। देखिए आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का जो जिक्र है, आर्टिकल 52 में हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। राष्ट्रपति के पद की चर्चा जो आर्टिकल 52 में, 53 में जो है कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र जो प्रधान होता है वो जो है आर्टिकल 53 में जो है। और आर्टिकल 54 में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा दोस्तों, निर्वाचन की चर्चा जो आर्टिकल राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा आर्टिकल 54 में है। 55 में राष्ट्रपति का कोटा का जिक्र है दोस्तों, और 56 में राष्ट्रपति के जो कार्यकाल का जिक्र है। और आर्टिकल 57 में जो है दोबारा निर्वाचन की चर्चा जो है, दोबारा निर्वाचन की चर्चा। और आर्टिकल 58 में जो राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा है दोस्तों, योग्यता की। और आर्टिकल 59 में जो है राष्ट्रपति की दशाएं यानी शर्तें की चर्चा है। और आर्टिकल 60 में जो है शपथ की चर्चा है दोस्तों, शपथ की चर्चा जो राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और आर्टिकल 61 में जो महाभियोग की चर्चा है। तो यही अभी प्रश्न थे, महाभियोग से संबंधित प्रश्न थे दोस्तों। तो मैंने जो राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनका ट्रिक हमने बता दिया आपको। पकानी कोका दुयो दशम, राष्ट्रपति का भी ट्रिक है, उनका ट्रिक है रकानी कोका दुयो दशम। उसका चर्चा जो है कभी और दूसरे दिन कर लेंगे दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य विधानसभा में जो अधिकतम कुल कितने सदस्यों की जो है संख्या होनी चाहिए। कि कह रहा है क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक जो कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो वो 500 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों। यदि पूछे कि न्यूनतम सदस्य कितने हो गए विधानसभा में, न्यूनतम, ये दरोगा में जो है अगला बार 1275 में ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, न्यूनतम सदस्य पूछे थे, तो न्यूनतम जो है 60 हो जाएंगे दोस्तों। और रहा विधानसभा और विधान परिषद का जिक्र, तो उनको भी देख लेते हैं किस अनुच्छेद में जो है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इनको एक नज़र में देख लेते हैं कि यदि पूछे कि राज्य विधानसभा आयोग की जो चर्चा जो है विधानसभा की जो किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद हो जाएंगे दोस्तों
170 में, विधानसभा की चर्चा जो 170 में हो जाएगा, आर्टिकल 170 में। और पूछे कि विधानमंडल की चर्चा जो है, राज्य विधानमंडल की चर्चा दिख नहीं रहा दोस्तों, बुक को थोड़ा कर लेते हैं। विधान मंडल का जो जिक्र जो है तो ये आर्टिकल 168 में देखने को मिलेगा दोस्तों। और पूछेगा प्रश्न कि विधान परिषद की संरचना का जिक्र जो कहाँ, विधान परिषद को भी देख लेंगे दोस्तों। यदि पूछे कि विधान परिषद में जो अधिकतम सदस्य कितने होंगे, अधिकतम सदस्य कितने होंगे, तो वो उसका आंसर होगा उस राज्य के जो विधानसभा के, उस राज्य के विधानसभा का जो 1/3 जो है अधिकतम यही सदस्य होंगे दोस्तों। और पूछे कि विधान परिषद में जो न्यूनतम सदस्य, विधान परिषद में जो न्यूनतम सदस्य पूछे तो न्यूनतम सदस्य दोस्तों 40 हो जाएगा। अब रहा बात विधान परिषद का जिक्र कहाँ, किस अनुच्छेद में विधान परिषद का जिक्र के पूछेगा, तो विधान परिषद का जिक्र जो है दोस्तों आर्टिकल 171 में हो जाएगा। और पूछेगा कि विधान परिषद का गठन जो है आर्टिकल 169 में। यहाँ 2 प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न पूछते हैं। यदि पूछे विधान परिषद की जो संरचना जो है किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल हो जाएगा 171 में। यदि पूछे विधान परिषद का जो गठन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 169 में है। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि राज्य विधानसभा जो है, राज्य मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। यहाँ लिख देते हैं राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से जो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यही प्रश्न रहता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि लोकसभा में बहुमत उसको बहुमत सिद्ध करना होता है दोस्तों। और राज्य मंत्री परिषद को जो है विधानसभा में बहुमत साबित करना होता है। यदि प्रश्न रहे कि राज्य मंत्री परिषद जो है व्यक्तिगत रूप से जो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो वो राज्यपाल के प्रति, व्यक्तिगत लिख देते हैं दोस्तों शॉर्ट में, कि राज्य मंत्री परिषद जो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो वो हो जाएंगे राज्यपाल के प्रति। यही सेंट्रल में होगा कि केंद्रीय मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से जो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो वो हो जाएंगे राष्ट्रपति। यहाँ शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रति जो उत्तरदायी होंगे। तो आइए अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न और आप याद रख सकते हैं, जैसे कुछ अनुच्छेद बता देते हैं। जैसे सरल 100 से जो है संसद की चर्चा जो आर्टिकल 79 में, राज्यसभा की चर्चा जो आर्टिकल 80 में, लोकसभा की चर्चा जो आर्टिकल 81 में। अगर केंद्र से आपको राज्य में जाना है और आपको अनुच्छेद जानना है तो दोस्तों, तो उसमें सिर्फ आपको जो है 89 ऐड कर देना, तो वो राज्य के जो है सभी अनुच्छेद निकल जाएंगे दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न है कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो इनका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। ये प्रश्न हमको नहीं आ रहा है दिमाग में कि कौन सा कब डेट इसका था, तो 1975 हो जाएंगे दोस्तों। इसके बारे में हमको कुछ उतना जानकारी है नहीं। तो आइए अगला प्रश्न बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो है कौन से मूल अधिकार जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो विदेशी को भी प्राप्त है। आप एक याद रख सकते हैं कि केवल भारतीय को कौन कौन से आर्टिकल हैं जो विदेशी को प्राप्त नहीं है, वो हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30। ये केवल जो है इंडियन सिटीजनशिप को ही जो है अधिकार देता है। तो आइए पढ़ लेते हैं। विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण, ये इसकी चर्चा तो आर्टिकल 14 में है दोस्तों। उससे देखिए बाहर में है, तो ये सभी विदेशी को भी प्राप्त है और भारतीय को भी प्राप्त है। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध संरक्षण, ये आर्टिकल जो है 20 में हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। इनके बाहर जो आएंगे वो विदेशी को और भारतीय को भी, दोनों को जो है प्राप्त होंगे। अब यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं कि विधि के समक्ष समता जो है किस देश से लिया गया है, तो विधि के यहाँ हम नोट कर देते हैं। विधि के समक्ष समता पूछेगा दोस्तों, तो वो ब्रिटेन हो जाएंगे, ब्रिटेन से लिया गया है। और पूछ रहा है कि विधि के समान संरक्षण, ये जो है अगले बार जो है बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था 69वीं में आई थिंक। विधि के समान संरक्षण का जिक्र जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है।
और विधि के समक्ष समता जो ब्रिटेन के संविधान से समान संरक्षण बोलेगा तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बैलगाड़ी जो है किस चित्रकार की कृति थी? तो ये अबुल हसन के कृति थी दोस्तों। अबुल हसन को ही जो है नादिर उल जमा की उपाधि दिया गया था। नादिर उल जमा की उपाधि जो है जहांगीर ने दिया था। नादिर उल जमा कहने का मतलब है उस समय का जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे अबुल हसन, ये जहांगीर के दरबार कवि थे। और उस्ताद मंसूर भी जो है जहांगीर के ही दरबारी कवि थे, जहांगीर के ही चित्रकार कवि थे। और वसावन और दशावंत, वसावन एवं दशावंत जो है ये अकबर के दरबारी कवि थे दोस्तों। और ये दोनों भी जो है काफ़ी विख्यात थे। अकबर के दरबारी कवि थे वसावन एवं दशावंत। और जहांगीर के दरबार में और कवि थे जैसे मनोहर, मनोहर भी जो है जहांगीर के दरबारी कवि थे। और अब्दुल समद भी जो है, अब्दुल समद जो अकबर के दरबारी कवि थे दोस्तों। अब्दुल समद जो है अकबर के दरबारी कवि थे। और इनको भी एक उपाधि दिया गया था दोस्तों, उपाधि दिया गया था शायद नादिर उल यामनी की उपाधि शायद दिया गया था दोस्तों। नादिर उल यामनी करके कुछ ऐसे उपाधि था दोस्तों जो अब्दुल समद को दिया गया था। और ये अकबर के जो चित्रकारी कवि थे। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है कि उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों विद्यमान होंगे दोस्तों। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन कहाँ है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ जो निजी क्षेत्र का विद्यमान, यही इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब समझ लेते हैं कि जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था हुआ, एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, और एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक होता है विकासशील, और एक होता है विकसित। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है, इसमें जो है पूंजीपति लोगों को ही जो है इसमें मुख्य रूप से रखा जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मुख्य रूप से जो है लाभ कमाने के उद्देश्य से ही, लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मुख्य रूप से जो है लाभ कमाना होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है जो लोक कल्याण के लिए जो है इनका मुख्य उद्देश्य होता है, लोक कल्याण के लिए। और विकासशील, भारत जो विकासशील में ही आता है दोस्तों, भारत जो विकासशील अर्थव्यवस्था में ही आता है। और अमेरिका जो विकसित अर्थव्यवस्था में आता है, अमेरिका। और आप इसका एक एक एग्जांपल ले सकते हैं। पूंजीवादी में जो आपको अमेरिका आ जाएगा दोस्तों। और समाजवादी में आप चाइना को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ सरकार नियंत्रण सब चीज़ करते हैं दोस्तों। और विकासशील में तो भारत बोल ही दिया आपको। और आप उत्तरी कोरिया में ले सकते हैं, ना तो वहाँ आयात होता है ना ही निर्यात होता है दोस्तों, उत्तरी कोरिया में, उत्तरी कोरिया में। तो ये था भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और एक पुस्तक है कि भारतीय अर्थशास्त्री जो थे मार्शल, मार्शल की जो पुस्तक है दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, जो ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न बनते हैं कि मार्शल की पुस्तक कौन थी, वेल्थ ऑफ नेशन, इन्हीं की पुस्तक है। और जेम्स कीन्स की जो एक पुस्तक है, जेम्स कीन्स की जो एक पुस्तक है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ, ऐसे करके कुछ है दोस्तों, दिमाग में नहीं रिकॉल आ रहा है, द एम्प्लॉयमेंट, ऐसे कुछ करके कुछ है, द एम्प्लॉयमेंट करके। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है शाहजहांनुमा लेखक के लेखक कौन है? शाहजहांनुमा के लेखक जो इनायत खान है। हामिद लाहौरी और अबू फजल से आप याद रख सकते हैं कि हामिद लाहौरी ने जो है शाहजहां की पुस्तक एक पादशाहनुमा की रचना किया था। पादशाहनुमा पुस्तक की रचना जो हामिद लाहौरी ने किया था। अबू फजल से आप याद रख सकते हैं अकबरनामा की रचना, जो अकबरनामा पुस्तक की रचना जो अबू फजल ने ही किया था। और शाहजहां के जो कुछ कार्य हैं उनको रख सकते हैं, जामा मस्जिद का निर्माण
ताजमहल का निर्माण, तो ये इनका जो मुख्य कार्य थे। और भी कई कार्य हैं। शाहजहाँ के शासन को जो है स्थापत्य कला का चित्र, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल का जो स्थापत्य का स्वर्णकाल कहता है, स्थापत्य का स्वर्ण काल कहते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों। हम इनको बता ही देते हैं आपको। एक बढ़िया इसका ट्रिक जो बनाए हैं दोस्तों, इनको ये ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। पहले तो इसका कार्यकाल जान लीजिए। सहायक संधि को जो भारत में बोलेगा तो लाया था लॉर्ड वेलेजली। ऐसे सहायक संधि का जनक बोलेगा तो डुप्ले हो जाता है दोस्तों, डुप्ले हो जाता है। इनको जो है पेज में ही देख लेते हैं दोस्तों, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो ये दोस्तों देख लेते हैं कि सहायक संधि से जो प्रश्न बनते हैं कि कौन कौन से प्रांत जो स्वीकार किए थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रांत देख लेते हैं। जैसे इनका ट्रिक जो हम बनाए हैं, उनका ट्रिक है HMT, आप BC। तो देख लेते हैं। एस से हो गया हैदराबाद, एम से हो गया मैसूर, टी से हो गया तंजौर, ए से हो गया अवध, पी से हो गया पेशवा, बी से हो गया बरार, बी से हो गया भोसले, सी से हो गया सिंधिया। अब इनका डेट देख लेते हैं दोस्तों कि हैदराबाद जो है स्वीकार करने वाला पहला प्रांत था। इनको जो है 1798 में इन्होंने जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। और मैसूर और तंजौर जो है 1799 में, अवध और पेशवा जो 1801 में, और भोसले जो है बरार जो 1802 में। और इसको और इससे एक प्रश्न बनता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले सहायक संधि को कौन सा जो है प्रांत स्वीकार नहीं किया था। तो इंदौर का होलकर जो है सहायक को स्वीकार नहीं किया था, सहायक संधि को जो स्वीकार नहीं किया था। अब प्रश्न बनता है कि सहायक संधि का जो भारत में जनक जो लॉर्ड वेलेजली को ही जाता है, ऐसे सहायक संधि का जनक जो है विश्व लेवल पर देखें तो वो डुप्ले हो जाता है। और वेलेजली का जो कार्यकाल है 1798 से जो है 1905 तक जो है इनका कार्यकाल है दोस्तों। अब प्रश्न रहा 1805। अब प्रश्न बनता है कि सहायक संधि क्यों लाया गया था, सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सहायक संधि का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य का, कि ब्रिटिश सत्ता का जितना विस्तार हो सके भारत में उतना अधिक फैलाया जा रहा था। और ब्रिटिश सत्ता के दौरान सहायक संधि में कहा गया था कि भारत में अब जितने भी राजा महाराजा कार्य कर रहे थे, प्रशासन देख रहे थे, उनको बोला गया था कि आपको बाह्य आक्रमण से जो है हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, और आपको जो है ब्रिटिश सेना का जो वेतन भत्ता जो आपको ही देना पड़ेगा, और मेरा ही सेना को आपको रखना पड़ेगा, और आप किसी अलग प्रांत से जो है सहायता नहीं ले सकते हैं। ये सहायक संधि में जो है मुख्य बातें थी दोस्तों। तो सहायक संधि का जिक्र हमने ट्रिक से आपको बता ही दिए। तो आइए आप अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यही, हम इसका तो डिस्कस कर ही दिया कि वेलेजली सहायक संधि को स्वीकार करने दूसरा राज्य कौन था। तो HMT हम आपको बता ही दी, तो मैसूर हो जाएगा। अब आइए 32वां प्रश्न क्या है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में क्या था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। इनका जो एक तत्वबोधिनी की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और ये जो स्थापना किए थे दोस्तों तत्वबोधिनी का जो स्थापना किए थे, ये आई थिंक 1870 के आसपास किए थे दोस्तों।
1870 के आसपास जो किए थे। और केशव चंद्र सेन जो है पहले ब्रह्म समाज से ही जुड़े थे, बाद में जो है मतभेद के कारण जो दोनों अलग हो गए थे। और एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। और प्रश्न बनते हैं कि इनका जो एक पुस्तक है केशव चंद्र के इंडियन रिफॉर्म सोसाइटी की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से आप कह सकते हैं कि ये विधवा पुनर्विवाह पर बहुत जोर दिए थे दोस्तों। और ईश्वर चंद्र विद्या का एक पत्रिका था सोम प्रकाश के संपादक जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये थे। राजा मोहन राय से आप याद रख सकते हैं कि राजा राम मोहन का जो जन्म जो 1774 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो 1833 में हो गया था दोस्तों। ऐसे तो राजा राम मोहन से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसे जो और प्रश्न बनते हैं यदि आप देखना चाहेंगे तो इससे जो प्रश्न बनते हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं दोस्तों। हम बोल देंगे क्योंकि स्पेस नहीं है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो राजा राम मोहन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देख लीजिए दोस्तों। पूछेगा कि भारत का निर्माता किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को ही कहते हैं। और पूछेगा कि राजा राम मोहन का जन्म कब हुआ था, 1774 में राधानगर बंगाल में हुआ था। और राजा राम मोहन की मृत्यु जो 1833 के जो ब्रिस्टल शहर ब्रिटेन में हुआ था। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था, हम तो अभी जिक्र कर ही दिए थे। सती प्रथा में भी जो है इनका बहुत बड़ा योगदान था। जो सती प्रथा को अंत कराने में इनका योगदान था 1929 में हुआ था विलियम बेंटिक की सहायता से। और पुनर्जागरण का जनक जो है राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। और आत्मीय सभा की जो रचना जो है बंगाली भाषा में जो राजा राम मोहन राय ने ही किया था। और मिरातुल अखबार को जो फारसी में अनुवाद किए थे वो राजा राम मोहन राय ने किए थे। और एकस्वरवाद को मानते थे राजा राम मोहन राय। वेदांत सोसाइटी की स्थापना बोले तो 1816 में जो राजा राम मोहन राय ने किया था। और वेदांत कॉलेज की स्थापना जो 1825 में जो है राजा राम मोहन राय ने ही किया था। और पूछेगा कि राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। तो ये थे राजा राम मोहन राय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं वो थे। अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने जो 1905 में जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो स्थापना किया था 1905 में किया था। आप श्यामजी कृष्ण वर्मा से आप याद रख सकते हैं कि इंडियन हाउस की जो स्थापना लंदन में किया था। इंडियन हाउस की स्थापना जो लंदन में जाकर किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही। और सर सैयद अहमद खान से आप याद रख सकते हैं कि अलीगढ़ी मुस्लिम विद्यालय का जो स्थापना किया था वो सर सैयद अहमद खान ने ही किया था। और बाल गंगाधर तिलक से आप याद रख सकते हैं प्रश्न। और यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि वह कौन से व्यक्ति थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे, तो वो बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएंगे। और बाल गंगाधर तिलक को जो है इनका जो उपनाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ही कहते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले से आप याद रख सकते हैं कि महात्मा जी के गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु। और बाल गंगाधर तिलक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि बाल गंगाधर तिलक से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों वो बनते हैं कि केसरी, यहाँ लिख देते हैं, केसरी एवं मराठा पत्रिका का जो संपादन जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और केसरी जो थे वो मराठी भाषा में थे दोस्तों, मराठी भाषा में। और मराठा जो था ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि मराठा समझ के मराठी नहीं मार दीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है दोस्तों, इनको जान लेते हैं। तिलक का जन्म पूछेगा, बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो हुआ था 1856 के समथिंग हुआ था, 1856 में। और इनका जो मृत्यु हुआ था 1920 में। वीडियो को पॉज करते हैं बार बार दोस्तों, क्योंकि लॉज पर बहुत हल्ला उल्ला होते रहता है। अभी गाना बज रहा है दोस्तों, थोड़ा सा पॉज करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं
कि तिलक का जन्म जो 1856 में हुआ था, मृत्यु जो 1920 में हुआ था। अब तिलक के जो कार्य देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे। तो पूछेगा कि गणेश उत्सव की शुरुआत जो है 1893 में जो तिलक जी ने किए थे। और एक उत्सव पूछते हैं दोस्तों, शिवाजी महोत्सव की स्थापना जो है 1895 में जो है तिलक जी ने ही किए थे। और अब आइए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था। तो ये वर्धा अधिवेशन जो 1942 में रखा गया दोस्तों। इसका जो अध्यक्षता जो किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। अबुल कलाम आज़ाद किए थे। अब कलकत्ता से याद रख सकते हैं कि 1906 में जो कलकत्ता के अधिवेशन जो है नौरोजी ने किए थे। इसी में जो है सर्वप्रथम जो है स्वराज की मांग किया गया था। स्वराज का मांग जो कलकत्ता अधिवेशन में ही किया गया था। दिल्ली अधिवेशन से आप याद रख सकते हैं, दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो मदन मोहन मालवीय ने किया था 1918 में। रख सकते हैं 1918 में मदन मोहन मालवीय ने किए थे, जिसमें नरम दल और गरम दल को जो है एक साथ लाने की जो है जिक्र किया गया था। और नागपुर अधिवेशन से आप याद रख सकते हैं कि नागपुर अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिली थी। असहयोग आंदोलन को जो मंजूरी मिली थी नागपुर अधिवेशन में। और नागपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता जो है विजय राघवाचार्य ने किया था। विजय राघवाचार्य ने किया था। अब आइए 35वां प्रश्न पढ़ते हैं कि शुष्क सेल में जो किसका प्रयोग किया जाता है। तो शुष्क सेल में जो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और यदि पूछे कि वाहनों की बैटरी में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा दोस्तों। सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पाचन में सहायता करते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में जो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड से आप याद रख सकते हैं कि अम्ल वर्षा कराने में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रयोग अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड का योगदान रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड को जो वाहनों की बैटरी में जो इनका प्रयोग किया जाता है। आइए अब अगला 36वां प्रश्न देखते हैं कि टांका निम्न में से जो किसका मिश्र धातु है। तो टांका जो है, प्रश्न आपको दिख रहा है दोस्तों? नहीं दिख रहा है, बुक को थोड़ा आगे की ओर ले जाते हैं दोस्तों, अब दिख रहा होगा। तो पूछ रहा है टांका निम्न में से जो किसका मिश्र धातु है। तो टीना और सीसा का हो जाएगा दोस्तों। टीन और तांबा जो है ये जो है कांसा का मिश्र धातु है दोस्तों। कांसा का जो मिश्र धातु है। और टीन, तांबा और जस्ता जो है ये जो है गन मेटल का मिश्र धातु है। गन मेटल का मिश्र धातु है दोस्तों। और टीन, सीसा, जस्ता जो है ये किसी का मिश्र धातु नहीं है। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। और 5 प्रश्न है रे अनुकल्प, 5 प्रश्न और है। 9 बज गया। ठीक है, आओ अंदर आएगा तो आ जाओ। ठीक है, बना के करके आइएगा। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। तो एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी जो इनका विरोध किया था। और असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत बोलेगा दोस्तों तो 1 अगस्त 1920 में हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो हुआ था तिलक के जो है मृत्यु को श्रद्धांजलि के शुभ अवसर पर जो है इसका असहयोग आंदोलन का जो है गठन किया गया था। और पूछेगा कि असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया गया था कब। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। वापस लेने का रीज़न था कि जालियांवाला घटना जो हुआ था तो उसके अरे यार, जालियांवाला बाग का जो घटना हुआ था उसका बदला लेने के लिए जो है यूपी में जो है चोरा चोरी कांड की घटना हुआ था। चोरी की जो घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 में, इसमें जो है
ब्रिटिश के जो है 22 सैनिकों को जो जिंदा जला दिया गया था। तो ये बात महात्मा गांधी को पता चला, तो इसीलिए ने जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था। और तो आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, किस विटामिन का जो हार्मोन माना जाता है विटामिन डी को। और विटामिन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कि विटामिन शब्द किसने दिया था दोस्तों। विटामिन शब्द किसने दिया था, तो ये फंक ने दिया था। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो रेटिनॉल है दोस्तों, रेटिनॉल। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। और विटामिन बी का जो है राइबोफ्लोविन। जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का जो है कैल्सीफेरोल जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और जान लेते हैं कि विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। विटामिन बी की कमी से जो है बेरी नामक रोग होता है दोस्तों। और विटामिन ई से जो है वांझपन देखने को मिलता है। और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है दोस्तों। तो ये थे कुछ विटामिन से महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर जो विकिरण चिकित्सा में जो प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, ये गामा किरण को जो उत्सर्जित करता है दोस्तों। और कोबाल्ट विटामिन B12 को जो है विटामिन B12 को ही जो है कोबाल्ट साइनोकोबालमिन कहते हैं दोस्तों। साइनोकोबालमिन कहते हैं। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न से जो है क्रोएशिया की राजधानी क्या है, तो ये जरबेग हो जाएगा दोस्तों। पूछेगा कि नासाउ किसकी राजधानी है, तो बहामास की राजधानी जो है नासाउ हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध जो किस खेल से है, तो भाला फेंक से। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया था, ये 1974 में लाया गया था। और पूछेगा वायु संरक्षण अधिनियम जो है 1981 में। पर्यावरण संरक्षण एक्ट पूछेगा, पर्यावरण संरक्षण एक्ट पूछेगा तो 1972 हो जाएगा दोस्तों। टाइगर प्रोजेक्ट पूछेगा, टाइगर प्रोजेक्ट पूछेगा तो 1973 में हो जाएगा। और कुछ अधिनियम जान लेते हैं कि पहली कारखाना अधिनियम जो आया था 1881 में आया था। और पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में होता है। ये तो कुछ अधिनियम। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सुमनश्री एवं धनश्री नदियाँ जो किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो सुमनश्री और धनश्री जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो ये हो जाएंगे असम। अब पढ़ लेते हैं कि 44वां प्रश्न, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ जो सीमा साझी करती है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 7 राज्य और 2 देश हो जाएंगे दोस्तों। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जो किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये मानसूनी एवं गर्म ग्रीष्म के साथ हो जाएगा दोस्तों। अब 47वां प्रश्न पढ़ लेते हैं कि अरल सागर जो कि इन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है, तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान से आप याद रख सकें कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री यूरेनियम का जो सबसे बड़ा भंडार देखने को मिलता है वो कजाकिस्तान में है दोस्तों, यूरेनियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि समान न्यायिक और समान निःशुल्क विधि सहायता के लिए जो संविधान किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया, तो ये 39 का को हो जाएगा दोस्तों। 38 में जो है लोक कल्याण की चर्चा है दोस्तों, लोक कल्याण का जिक्र मिलता है। और पूछेगा कि 39 का डी में है कि समान कार्य के लिए जो समान वेतन का जिक्र जो 39 के डी में मिलता है। और आर्टिकल 42 में है मनोचित दशा, जैसे कि विधवा को जो पेंशन मिलता है वो आर्टिकल 42 के तहत ही जो है। और जो मिलता है वृद्धा पेंशन, ये सभी जो आर्टिकल 42 के तहत ही दिया जाता है। और ये सब जिक्र जो DPSP में है दोस्तों, DPSP जो भाग 4 में है। और इसका जो अनुच्छेद है आर्टिकल 36 से 51 तक देखने को मिलता है। और DPSP जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड जो है स्पेन के संविधान से लिया गया था। तो आइए 49वां प्रश्न पढ़ते हैं कि आर्टिकल 21 के में जो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये शिक्षा से संबंधित था दोस्तों,
6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है शिक्षा प्रदान करना, ये आर्टिकल 21 में कहा गया है। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित न है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है 1963 में, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो 1964 में, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून अधिनियम जो 1988 में लाया गया था दोस्तों। प्रवर्तन निदेशालय यह स्थापना 1956 में, तो यही गलत है। अब आइए कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सभी जो प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न रहता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पढ़िए। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने जो है सुल्तान पद की जो वैधानिक स्वीकृति जो है बगदाद के खलीफा से जो प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने जो सबसे पहले जो शुद्ध अरबी सिक्के जो है जारी किए थे, इसने ही जो है तुर्कान-ए-चगतानी का गठन किया था और इसने जो एकता प्रणाली की जो है शुरुआत किया था। इल्तुतमिश द्वारा जो शुरू किए गए संगठन जो है तुर्कान-ए-चगतानी का जो है विनाश करने वाला बलबन था। इसने जो है राज दरबार में जो है सीधा एवं पेश की जो प्रथा लागू किया था दोस्तों। इसने अपने विरोधियों के प्रति जो लो एवं रक्त की नीति अपनाई थी। नसीरुद्दीन महमूद ने जो बलबन को जो उलू खान की उपाधि दिया गया था और नसीरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान थे जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करते थे। तो ये 50 प्रश्न थे दोस्तों। ये 50 प्रश्न जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो 50 प्रश्न होते हैं इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से सभी प्रश्न रहते हैं। ये आगामी परीक्षाओं को यदि आपको क्रैक करना है तो ये सीरीज आपको ज़रूर फॉलो करना होगा। तो आज का सफ़र यहीं तक रहा दोस्तों। कल सेट नमा डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद।